हाँ जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलिए, ये हो गया था अपना। अब टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी मतलब क्या है? इफेक्ट कब से होता है एजेंट की अथॉरिटी का? सेक्शन 208, ये इंपॉर्टेंट है। एजेंट के लिए कब से एजेंसी टर्मिनेट होती है? टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट डज नॉट टेक इफेक्ट बिफोर इट बिकम्स नोन टू हिम। जब तक उसको पता नहीं चलता। मतलब क्या है? प्रिंसिपल अगर एजेंट की अथॉरिटी रिवोक करना चाहता है, एजेंसी को टर्मिनेट करना चाहता है, तो उसको एजेंट को नोटिस देना पड़ेगा। और जब तक वो नोटिस एजेंट के पास नहीं पहुंचता तब तक एजेंट की अथॉरिटी खत्म नहीं होती। ठीक है। दूसरा, थर्ड पार्टी के लिए, जब तक वो थर्ड पार्टी को पता नहीं चलता। इसका मतलब क्या है सर? अब देखो, एक मिस्टर अपन है, मेरा एक एजेंट है मिस्टर एक्स, तो मैं मिस्टर एक्स को नोटिस दूंगा और मैं थर्ड पार्टी को भी नोटिस दूंगा। जब तक मैं मिस्टर एक्स को नोटिस, जब तक मिस्टर एक्स को नहीं पहुंच सकता तब तक उसके पास अथॉरिटी होती है। जब ये नोटिस मिस्टर एक्स के पास पहुंच गया, उसके बाद में अगर एक्स ने कोई एक्ट किया तो फिर वो अनऑथोराइज्ड एक्ट कहलाएगा। इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और थर्ड पार्टी के लिए कब अथॉरिटी रिवोक होगी एजेंट की? जब थर्ड पार्टी को नोटिस जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, जिसकी बात कर रहे हो, एजेंट की बात कर रहे हो, तो जब एजेंट को पता चलता है कि उसकी अथॉरिटी रिवोक कर ली गई है, तब से उसके पास अथॉरिटी नहीं रहेगी। मान के चल लो, आज समझ लो मैंने 1 जनवरी को मेरे मन में आया कि भैया मैं एजेंट की अथॉरिटी रिवोक करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना प्रिंसिपल हूं, मैं अपने एजेंट को नोटिस दूंगा। एजेंट के पास नोटिस पहुंचा समझो 4 जनवरी को, तो एजेंट ने 1 से लेकर 4 जनवरी तक जो ट्रांजैक्शन किए हैं, क्या वो ट्रांजैक्शन, क्या वो एक्ट बाइंडिंग रहेगा मेरे पे? हां जी, वो एक्ट ड्यूरिंग दिस एक्ट, ये एक्ट ऑथोराइज्ड एक्ट कहलाएगा। ये एक्ट ऑथोराइज्ड एक्ट कहलाएगा क्योंकि 4 जनवरी तक एजेंट के पास वो नोटिस या वो रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी का नोटिस इस तक नहीं पहुंचा था। इसकी अथॉरिटी कब से रिवोक होगी? और 4 जनवरी के बाद में इसने जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसको अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है। और मेरे को थर्ड पार्टी को बताना पड़ता कि भैया जो पहले मेरे यहां पे काम करता था ना, अब वो मेरे यहां पे काम नहीं करता। अब तुम उसके साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई डील कर रहे हो, तो तुम अपने रिस्क पे करना, सावधानी बरते। ठीक है, ओके। ये यहां पे दिया है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 मस्त आराम से आप पढ़ेंगे घर पे बैठ के। ठीक है। देखो क्या एग्जाम्पल है, पढ़ेंगे आप लोग। ए डायरेक्ट बी टू सेल इज गुड फॉर हिम। ए बी को बोलता कि भैया तू अपने मेरे गुड्स बेच दे और मैं तेरे को 5% का कमीशन दूंगा। आफ्टरवर्ड्स ए बाय लेटर रिवोक्स बी अथॉरिटी। कुछ टाइम के बाद में ए बी की अथॉरिटी रिवोक कर लेता है। तो बी आफ्टर द लेटर इज सेंट बट बिफोर ही रिसीव्स इट सेल्स गुड्स ऑफ ₹100। मतलब 1 से 4 के बीच में अपने जो एग्जाम्पल 100 रुपए के गुड्स बेच देता है, तो 5% का कमीशन 5 रुपए का मिस्टर ए मिस्टर बी को देंगे। और नोटिस मिलने के बाद में अगर उसने गुड्स बेचे तो उसका कमीशन मिस्टर बी को नहीं मिलेगा। ठीक है। यहां पे दूसरा एग्जांपल है, ए एट मद्रास बाय लेटर डायरेक्ट बी टू सेल फॉर हिम सम कॉटन। ठीक है, यह सेम कुछ ही है लगभग। ए डायरेक्ट करता बी को कॉटन बेचने के लिए, एंड बाद में वो लेटर रिवोक लेते रहता और बी सेंड कॉटन टू मद्रास। ठीक है। B after receiving the second letter enters into contract with C who knows the first letter but does not know second letter for contract of sale. C pays the money. ठीक है, ये कुछ नहीं खास नहीं है। ठीक है, ओके। अब एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अब ये एजेंट्स ड्यूटी, एजेंट की क्या ड्यूटी रहती है? एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद एजेंट की सर क्या ड्यूटी होती है, ये हम देखने वाले हैं सेक्शन 208
9 के अंदर क्या बोलता है, व्हेन एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द डेथ और अनसाउंड माइंडनेस ऑफ द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड का हो गया या प्रिंसिपल की डेथ हो गई तो उसके वजह से एजेंसी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएंगी। हमने देखा था कौन सा सेक्शन नंबर था, बोलो 201। सेक्शन 201 में हमने देखा था कि डेथ हो गई प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड का हो गया तो एजेंसी अपने आप टर्मिनेट हो जाता है सेक्शन 201 के हिसाब से। तो बोलते हैं अगर डेथ या अनसाउंड माइंडनेस प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल का डेथ हो गई या प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड का हो गया, इन दैट केस एजेंसी तो टर्मिनेट हो जाएंगी, बराबर। तो एजेंट की ड्यूटीज क्या रहेंगी, वहां लिखा है एजेंट इज बाउंड टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स। एजेंट की जिम्मेदारी है कि उसने सारे रीजनेबल स्टेप्स लेना चाहिए जिससे जो उसका प्रिंसिपल था या जो प्रिंसिपल है जो पागल हो गया है उसका प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन हो जाए, उसका प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन हो जाए उसके इंटरेस्ट का, ठीक है। नीचे एक पीसी नोट में दिया है टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी कॉजेस टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑल द अपॉइंटेड सब एजेंट्स। अगर एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट किए, मैंने आपको अपॉइंट किया, आपने और 10 लोगों को अपॉइंट किए, मैंने आपकी अथॉरिटी रिवोक कर ली, टर्मिनेट कर ली, तो आपने जो 10 लोग अपॉइंट किए हैं उन सब की भी अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाएगा। चलो आगे, ठीक है। रिवोकेशन, अब देखो, अब यहां तक अपन को जितना बढ़िया बढ़िया पढ़ना था वो सारा पढ़ लिया। अब सारा थ्योरी का पार्ट है, मैं भगा आपको समझाता हूं, आप पढ़ते चलेंगे, आप लिखते चलेंगे जो जो मैं आपको लिखवाता हूं, ठीक है। रिवोकेशन, मैं उम्मीद करता हूं आपने ये चीज का प्रिंट आउट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा आप अभी बाद में पढ़ रहे होंगे। अगर हार्ड कॉपी अवेलेबल है तो आप वेबसाइट से खरीद सकते हो, वेबसाइट से अवेलेबल है तो, ठीक है, ओके। प्रिंसिपल में सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 201, इसका मतलब क्या है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 201, इसका मतलब क्या है, अगर अदरवाइज कुछ सेक्शन, ये जो प्रोविजन हम पढ़ने वाले हैं ना नीचे, इसके अलावा अगर 202 में कुछ और प्रोवाइडेड है तो वो 202 वहां पे जाएगा, अगर 202 में प्रोवाइडेड नहीं है तो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। से प्रिंसिपल में सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 202 को कर लो ब्रैकेट, ब्रैकेट में डाल दो, मतलब पढ़ने को आसानी हो जाएंगे। प्रिंसिपल में रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड सो एज टू बाइंड द प्रिंसिपल। क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि प्रिंसिपल अपने एजेंट की अथॉरिटी कभी भी रिवोक कर सकता, कभी भी रिवोक कर सकता, बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड, बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड सो एज टू बाइंड द प्रिंसिपल, उसने कोई ट्रांजैक्शन करने के पहले। और अगर सर देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, यहां पे मैंने उसको अथॉरिटी दिया था और ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने अथॉरिटी रिवोक किया है, तो ये दौरान जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके लिए प्रिंसिपल बाइंडेड रहेगा, बट इसके बाद में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके लिए प्रिंसिपल बाइंडेड नहीं रहेगा। प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट आफ्टर द अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड। अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो उसको पार्ट में कैरी आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने मिस्टर एक्स को अथॉरिटी दिया मेरे बिहाफ पे बिल्डिंग बनवाने का, 2 फ्लोर बन गए, 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 2 फ्लोर बन गए सर, अब मैं उससे वो अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकता क्योंकि पार्टली उसने वो अथॉरिटी का एक्सरसाइज करके आधी बिल्डिंग बना चुके हैं। सो फार एज रिगार्ड टू सच एक्ट एन ऑब्लिगेशन एज में अराइज फ्रॉम एक्ट्स ऑलरेडी रन इन द एजेंसी, 2 एग्जांपल्स है यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं पहली बात आपको एक बात बता देता हूं, बहुत सिंपल सी बात है, देखो मेरा जो एजेंट है वो मेरे बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। अगर कोई चीज है जिसके लिए मैंने एजेंट को अथॉरिटी दे के रखी है, वो चीज अगर एजेंट कैरी आउट करता है, वो एक्ट एजेंट कैरी आउट करता है तो वो मेरे बिहाफ पे कैरी आउट करता है और वो एक्ट के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल होता है, एजेंट नहीं। जब समझ लो मेरे दुकान के आदमी ने कोई एक्ट परफॉर्म किया, दुकान का आदमी मेरे लिए काम करता ना, तो वो एक्ट परफॉर्म करने से जो भी लायबिलिटीज आएंगी, जो भी ऑब्लिगेशंस आएंगी, वो सब मेरे को आती है, मेरे दुकान के आदमी को नहीं। जैसे एग्जांपल, मेरे दुकान का एक आदमी है, मैंने बताया था आपको, मयूर ने अगर कोई ऑर्डर परचेस किया, परचेस ऑर्डर रेस किया,
किसी मिस्टर एक्स एक डीलर है, उनसे हम गुड्स परचेज करते हैं। मयूर ने एक ऑर्डर रेज किया मिस्टर एक्स पे कि भैया हमको इतना इतना पैक का इतने इतने 100 बोरे चाहिए फर्टिलाइजर्स के, वी वांट 100 क्वांटिटी ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो वो मयूर ने किसके बिहाफ पे किया? मेरे बिहाफ पे, बराबर। लायबल कौन रहेगा? जो डीलर ने हमको फर्टिलाइजर्स दिया, 100 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स दिया, उसके लिए पैसे किससे लेंगे? डीलर पैसे किससे लेगा? मयूर से कि मेरे से? मेरे से। क्यों सर? क्योंकि मयूर आपके बिहाफ पे काम कर रहा था। ठीक है, मयूर एक बहुत जबरदस्त लड़का है, बहुत प्यारा, मतलब इतना मस्त, एकदम वो दुकान में काम तो करता बट एकदम भाई के जैसा है हमारे, वो एकदम जोरदार। दो दिए, कंपेंसेशन टू एजेंट। कंपेंसेशन टू एजेंट, इसका मतलब क्या सर? एजेंट, चलो ठीक है, अंदर का तो पढ़ लेंगे, ये थ्योरी पार्ट है, ठीक है, अभी समझाने का कुछ नहीं है। एजेंट को कंपेंसेशन देना, प्रिंसिपल एजेंट को कंपेंसेशन देता, कब देता होगा? कब देता होगा? सोचो, देखो पढ़ के तो ठीक है यार, हो जाएगा, मतलब मैं भी सीधा पढ़ लूँ आपको तो समझ में आ जाएगा, बट सोचो ना थोड़ा सा, एजेंट को प्रिंसिपल कंपेंसेशन कब देता होगा? सर अगर तुम्हारे लिए काम करते करते एजेंट को कुछ नुकसान हो गया तो तुम उसको कंपेंसेशन दोगे, बराबर। एक अपन ने और एक पढ़ा था, क्या? एजेंट का अथॉरिटी रहता, सॉरी, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती या एजेंट के पास अथॉरिटी रहती इमरजेंसी केसेस में, जो भी लॉस, इमरजेंसी केसेस, आग लग गई अपना एग्जांपल, वो आग जो लगी है उसके लिए, उसको बचाने के लिए, उसको लॉस को कम करने के लिए जो भी चीज उसको करनी है उसको करना पड़ेगा, उसकी अथॉरिटी है उसके पास की करना पड़ता वो, बराबर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अपने प्रिंसिपल को जो भी लॉस हो रहा है उससे बचाए, बराबर। और वो लॉस से बचाने के चक्कर में उसने अगर अपने खुद के पैसे कुछ खर्चा किए तो मेरे को उसको रिएम्बर्स भी करना पड़ता। जैसे समझ लो दुकान का आदमी है मेरा मयूर, दुकान में आग लग गई, भगवान ना करे ऐसा हो, पप्पा बहुत मारेंगे, ठीक है, आग लग गई दुकान में, तो मयूर का क्या काम है? मयूर के पास चाहे अथॉरिटी हो नहीं हो, पर मयूर के पास इमरजेंसी में सारी अथॉरिटी खुल जाती है मेरे को लॉस से बचाने के लिए। अब क्या हुआ? मयूर ने एक फायर एक्सटिंग्विशर वाले को बुलाया, मयूर ने 10 लोगों को बुलाया, बोले चल तुमको पैसे देता, पानी डालो पानी डालो पानी डालो। फिर अब मयूर ने अपने जेब से पैसे दिए उनको, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको कंपेंसेट करूं मयूर को, ठीक है। एक और चीज है यहां पे जो लिखा है सेक्शन 205 में, ये अलग है। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये आपको आंसर्स में लिखनी है, आगे कहीं आएंगी, नहीं भी आती है तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। कंपेंसेशन टू एजेंट मतलब क्या है? या 205 बोलता है कि अगर आप एजेंट की अथॉरिटी रिवोक करते हो या एजेंट की जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट करते हो एक्सपायरी ऑफ टाइम के लिए, मतलब समझ लो आपने किसी को एज एन एजेंट अपॉइंट किया है 5 साल के लिए, आप 3 साल बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी टर्मिनेट कर रहे हो, तो आपको 2 साल के लिए जो भी उसका नुकसान हुआ उसका कंपेंसेशन आपको उसको देना पड़ेगा। ये लिखे हुआ है, वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट दैट एजेंसी शुड बी कंटिन्यूड फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम। आपने 5 साल के लिए बात किया था और आपने 3 साल के बाद उसको टर्मिनेट कर दिया, तो लिखा है प्रिंसिपल मस्ट मेक कंपेंसेशन टू द एजेंट और एजेंट मस्ट मेक कंपेंसेशन टू द प्रिंसिपल। अपनी 5 साल की बात हुई थी, उसने बोला 3 साल के बाद अब मेरे को काम नहीं करना तुम्हारी दुकान में, तो वो मेरे को कंपेंसेट करेगा। मतलब क्या है? जिसने भी एजेंसी टर्मिनेट किया है टाइम पीरियड के पहले वो दूसरे को कंपेंसेट करेगा फॉर एनी प्रीवियस रिवोकेशन और रिनाउंसिएशन ऑफ एजेंसी विदाउट सफिशिएंट कॉस्ट, ठीक है। फॉर एनी प्रीवियस रिवोकेशन और रिनाउंसिएशन ऑफ द एजेंसी को काट लो, सिंपल सी बात है, कंपेंसेशन टू एजेंट सेक्शन 205 लिखा है ना, उसके सामने लिख दो वहां पे, इफ एजेंसी इज टर्मिनेटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, लिख लो। मतलब एक लाइन में आपका पूरा का पूरा डायलॉग खत्म हो गया, 3 लाइन वापस से एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक्सपांड करके एक्स्ट्रा एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। मतलब क्या है? देखो अभी कंपेंसेशन टू एजेंट के सामने आपने लिखे हुआ है बिफोर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, बराबर। अब एग्जाम के वक्त आप इतना ही डायलॉग पढ़ोगे और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इसको थोड़ा बड़ा करके लिखोगे अपने लैंग्वेज में, क्या कि
द प्रिंसिपल मस्ट कंपेंसेट द एजेंट और द एजेंट मस्ट कंपेंसेट द प्रिंसिपल इफ देयर इज एन if the contract of agency is terminated before the expiry of specified time. Decided time मत लिखना, वहां पे बहुत इज्जत का कचरा हो जाएगा मेरा, तुम्हारा छोड़ दो, बोलेंगे अरे प्रणव जांडक से पड़े हुआ है। हाँ हाँ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, ऑब्वियसली क्या एजेंसी रिवोक करने के पहले आपको उसको रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा। नहीं तो आपने उसको अगर कल से निकाला तो ऐसे नहीं चलेगा, आप उसको महीना भर पहले बताओ, रीजनेबल नोटिस दो कि भैया देख 1 महीने के बाद तू यहां पे मत आना, तो 1 महीने के बाद में तू अपने लिए दूसरा काम ढूंढ ले। अगर आपने ऐसा नोटिस उसको नहीं दिया तो फिर आपको उसको डैमेजेस देना पड़ेगा, जो उसका 1 महीने का नुकसान हुआ, खाली बैठा रहा वो। ठीक है, लिखा है। बोले रिवोकेशन एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस कैसे, बता के। इंप्लाइड मतलब कुछ ऐसा काम कर दिया आपने जिससे इंप्लाई हो गया कि उसकी अथॉरिटी खत्म हो गई। जैसे मैंने आपको अथॉरिटी दिया था कि भैया मेरी गाड़ी किराए पे देनी है, मैं ऑफिस में 2 व्हीलर से ही जाता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो आप क्या करोगे, आपके पास पावर है, आप मेरी गाड़ी किराए पे दोगे, जुमकार फुमकार कहीं पे भी दो यार। अब बाद में मैंने खुद ने ही अपनी गाड़ी किराए पे दे दिया, तो ये क्या हो गया, इंप्लाइड अजम्पशन है कि आपकी अथॉरिटी रिवोक हो गई है। ठीक है, आपकी ड्यूटी, एजेंट की ड्यूटी क्या रहती है, एजेंट इज बाउंड। पहली बात, एजेंट की क्या क्या ड्यूटी रहती है, बताओ बताओ मेरे को, जल्दी बताओ, सोचो सोचो। सर एजेंट की ड्यूटी रहती है कि वो जो भी काम कर रहा है, जो भी एक्ट कर रहा है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, वो उसने बेस्ट तरीके से करना चाहिए। एक सही है, बेस्ट तरीके से मतलब अपने लैंग्वेज में तो बेस्ट तरीके से। ठीक है, आगे क्या दिया है बुक के अंदर अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी पास में है वो बाद में पढ़ेंगे। लोग अभी मेरी तरफ देखेंगे, स्क्रीन की तरफ नहीं देखेंगे, मारूंगा पकड़ के। हाँ, एक ये है सर, ओके। दूसरा क्या है, अगर इमरजेंसी रही, अपन ने जितनी चीजें अभी पढ़ी है ना उसके बेसिस पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। अगर इमरजेंसी रही सर, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी एजेंट ने वो सारी चीजें करनी चाहिए जो वो करता था अगर वो इमरजेंसी खुद के सिचुएशन में अराइज होती थी। ठीक है, हाँ, एक ये। फिर उसके बाद में है एजेंट ने, मैं आपको बता देता हूं, मेरे को नहीं पता ये लिखे हुआ नहीं लिखे हुआ है, मां कसम, ठीक है ना। हाँ, एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम यूज करके कोई और बिजनेस कैरी आउट नहीं करना चाहिए, ये ड्यूटी होती है। हाँ ठीक है, हाँ। उसके बाद सर, एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम यूज करके पर्सनल प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए, और अगर पर्सनल प्रॉफिट उसने बनाया तो वो उसकी ड्यूटी होती है कि वो जो भी पर्सनल प्रॉफिट हुआ वो प्रिंसिपल को देगा। ठीक है, ओके। अब देखो क्या लिखे हुआ है, एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल। बराबर है, एजेंट की ड्यूटी है कि जैसा प्रिंसिपल ने बोला वैसा वो उसका बिजनेस कैरी आउट करेगा। और अगर कोई डायरेक्शन नहीं है, प्रिंसिपल ने कुछ नहीं बोला, तो कैसे करेगा, जैसे हमेशा वैसा धंधा होता है। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कस्टम विच प्रिवेल्स इन डूइंग अ बिजनेस ऑफ सेम काइंड एज सच प्लेस। सिंपल है, समझ में आया क्या। हाँ, अगर प्रिंसिपल ने आपको डायरेक्शन दिया कि ऐसा ऐसा बिजनेस करना है, ऐसा ऐसा धंधा करना, तो उसने जैसा बोला वैसा धंधा करना। और अगर उसने कोई डायरेक्शंस नहीं दिया तो बोले वहां पे वो एरिया में सेम बिजनेस जैसी तरीके से होता है वैसे तरीके से तेरे को करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये ड्यूटी है। ठीक है, वेयर द एजेंट एक्ट्स अदरवाइज, अगर मैंने जैसा बोला वैसा आप नहीं कर रहे हो, या जैसे हमेशा होता है वैसे आप नहीं कर रहे हो, तो जो लॉस हुआ है वो एजेंट को, प्रिंसिपल को भरपाई करके देना पड़ता। मतलब एजेंट मस्ट इंडेमनिफाई द लॉस टू द प्रिंसिपल, अगर वो बिजनेस उसने प्रिंसिपल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या फिर जो रेगुलर कोर्स में होता है वैसे अकर नहीं किया तो। ही मस्ट अकाउंट फॉर इट, मतलब उसने उसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। ही इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, अकाउंट फॉर इट मतलब सर अकाउंट बनाना पड़ता, कनपट मारता
ठीक है। सेक्शन 212 प्रोवाइड दैट एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द एजेंसी विद ऑल सच स्किल एज इज जनरली possessed बाय द पर्सन एंगेज्ड इन सिमिलर बिजनेस। मतलब क्या है, आपके पास हर वो स्किल, देखो मैंने आपको अपॉइंट किया है अपने बिजनेस संभालने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, आप में वो स्किल्स है, आपने वो सारी स्किल्स उसको यूज करने को ना, ऐसा नहीं कि दिमाग घर पे रख के आए और धंधा कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद में एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू एक्ट विथ रीजनेबल डिलीजेंस, आपने ध्यान रखना चाहिए, बराबर है, मैं वही दिमाग घर पे रख के आके नहीं चलेगा। एंड टू यूज सच स्किल एज ही पजेसेस, जो आपके पास स्किल्स है वो आपने जो आपके पास स्किल्स है वो आपने यूज करना चाहिए। एंड टू मेक कंपेंसेशन टू द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन निग्लेक्ट एंड मिसकंडक्ट। अगर आपने कोई नेग्लिजेंस किया है या कोई मिसकंडक्ट किया है बिजनेस कैरी आउट करते वक्त और उसके वजह से प्रिंसिपल को नुकसान हुआ, तो आपको उसको भरपाई करके देना पड़ेगा, बट नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और डैमेजेस विच इज डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और रिमोटली कॉज्ड बाय सच नेग्लिजेंस। मतलब क्या है, बताता हूं। मैंने आपको बोला कि भैया इस तरीके से बिजनेस कैरी आउट करना है, पर्टिकुलर आपको एक तरीका बता दिया, आपको बोला बेटा इस तरीके से बिजनेस कैरी आउट करना है। अगर आपने उस तरीके से बिजनेस कैरी आउट नहीं किया और मेरे को कुछ लॉस हो गया, तो वो लॉस की जिम्मेदारी आपकी है, आप भरपाई कर दोगे, बराबर, एक बात क्लियर है। हाउ, दूसरा, मैंने जो तरीका आपको बताया बिजनेस करने का, आपने उसी तरीके से बिजनेस किया और फिर भी मेरे को लॉस हुआ, तो आप नहीं भर के दोगे, आप भरपाई नहीं करवाओगे, वही लिखे हुआ है वहां पे। उसके बाद एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। मैं जब भी आपको बोलूंगा भैया बताओ, खाते बताओ, अकाउंट्स बताओ, तो आपको देने पड़ेंगे। 213 बोलता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट इन केस ऑफ डिफिकल्टी टू यूज ऑल रीजनेबल डिलीजेंस इन कम्युनिकेटिंग विद हिज प्रिंसिपल एंड इन सीकिंग टू ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है बताओ, अगर कोई डिफिकल्टी है, कुछ लफड़ा हो गया, तो एजेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उसने अपने मालिक को फोन करना चाहिए, सर 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 ऐसा हो गया, उसने सारे रीजनेबल डिलीजेंस लगाने चाहिए, यूज करने चाहिए अपने मालिक के साथ कम्युनिकेट करते वक्त। एंड इन सीकिंग टू ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शन, उसकी इंस्ट्रक्शंस ऑब्टेन करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया लिखा है। हम इसको अपने सादे भाषा में बोलेंगे तो क्या होगा, पहला, जैसा प्रिंसिपल ने बोला है वैसे बिजनेस कैरी आउट करो। अगर कुछ नहीं बोला है तो फिर आप जैसा नॉर्मली रेगुलरली वो बिजनेस वहां पे, वो जगह पे जहां आप बिजनेस कर रहे हो वहां पे जैसे नॉर्मली बिजनेस होता है वैसे आप बिजनेस कैरी आउट करोगे। अगर आपने वैसे बिजनेस कैरी आउट नहीं किया तो आपके वजह से जो भी लॉस हुआ वो लॉस की भरपाई आप करके दोगे प्रिंसिपल को। ठीक है, अगर आपने जैसा प्रिंसिपल ने बोला वैसे ही बिजनेस कैरी आउट किया तो और फिर भी लॉस हुआ तो आप जिम्मेदार नहीं हो, आपको अपने प्रिंसिपल को बुक्स ऑफ अकाउंट बराबर देनी पड़ेंगी जब भी उसने मांगा। आपकी जिम्मेदारी है कि जो स्किल्स के लिए आपको एज अ एजेंट अपॉइंट किया है वो सारी स्किल्स आपने बिजनेस में यूज करने को होना। अगर आपने वो स्किल्स यूज नहीं की और आपके नेग्लिजेंस, आपके मिसकंडक्ट की वजह से प्रिंसिपल को कोई लॉस हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने वो लॉस उसको कंपेंसेट करना पड़ता, आपको प्रिंसिपल को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। इंडेमनीफाई का वर्ड कहीं मॉड्यूल में यूज नहीं हुआ है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेटा इंडेमनीफाई लिखना, ऐसा एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा, बोलेंगे वाह क्या होशियार लड़का है, और लड़की भी है। ठीक है, लड़की जो लड़की है उसके लिए बोला, ठीक है ना, नहीं तो बोल रहा सर मैं तो लड़का हूं, अबे देखो थोड़ी बोला मैं गधे। ठीक है, ओके। हाँ, प्रिंसिपल के क्या राइट्स है, देखो सिंपल सी बात रहता, जो एजेंट की ड्यूटीज है वो प्रिंसिपल के राइट्स है और जो प्रिंसिपल की ड्यूटीज है वो एजेंट के राइट्स है। सिंपल सी बात है, जैसे मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, हम दोनों के बीच में जो मेरे राइट्स है वो उसकी ड्यूटीज है और जो उसके राइट्स है मेरी ड्यूटीज है। जैसे उसके राइट्स है कि वो मेरा फोन कभी भी चेक कर सकती, इसका मतलब मेरी ड्यूटी है कि उसने जब भी फोन मांगा मेरे को देना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, क्लास में बताई सारी घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। All the things told in the class are purely fictitious in nature. Any resemblance to any person, living or dead, is purely coincidental in nature. Thank you. Okay, दो एग्जाम्पल्स, राइट्स ऑफ प्रिंसिपल्स। सर सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, बेस्ट है। देखो क्या एग्जाम्पल है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, आप देख लो। ए डायरेक्ट्स बी, ए बी को डायरेक्ट
ए बी को बोलता कि भैया मेरी स्टेट बेच दे, बी वो स्टेट बेच देता है, बी वो स्टेट खुद खरीद लेता है सी के नाम पे। अरे 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 नहीं नहीं सर नहीं पढ़ेंगे अपन, ये आपको समझेगा नहीं। इफ द एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, अगर एजेंट खुद अपने अकाउंट पे डील करता है प्रिंसिपल की कंसेंट के बिना, एंड एक्वेंटनिंग हिम मतलब वहां लिखो, वहां पे एक्वेंटनिंग हिम के अंडरलाइन करो नीचे और ब्रैकेट में बाजू में लिखो, क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखेंगे, सोचो ना बे, मैं इंग्लिश का टीचर हूं क्या तुम्हारे। एक्वेंटनिंग मतलब क्या होता, ही इज जस्ट एन एक्वेंटेंट, मतलब सिर्फ पहचान का है, जानने, उसके जानकारी में लाए बगैर। लिखो वहां पे विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम, विदाउट इन्फॉर्मिंग द प्रिंसिपल, with all the material circumstances which have come to his own knowledge on the subject। प्रिंसिपल में देखो, अगर एजेंट अपने खुद के अकाउंट पे, खुद के अकाउंट के मतलब खुद के नाम पे कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो प्रिंसिपल के पास दो ऑप्शन है। पहला, एक तो वो ट्रांजैक्शन को रेप्यूडिएट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है, पहला, दो ऑप्शन है, लिखेंगे, बनाएंगे, आप एकदम बनाओ। अगर एजेंट प्रिंसिपल के जानकारी के बिना या प्रिंसिपल को बताए बिना, प्रिंसिपल के नॉलेज के बिना कोई ट्रांजैक्शन करता है अपने खुद के अकाउंट पे, रिलेटेड टू ऑब्वियसली प्रिंसिपल का नाम यूज करके या प्रिंसिपल के बिजनेस का नाम यूज करके, अगर एजेंट अपने अकाउंट पे, खुद के अकाउंट पे कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो प्रिंसिपल के पास दो ऑप्शन है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, रेप्यूडिएट कर दो, या दूसरा उसके एक्ट को रैटिफाई करो, ठीक है, रैटिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। अगर ये कैंसिल करता है, प्रिंसिपल अगर कैंसिल करता है तो क्या होगा, ये पहले इसमें बताया हुआ है। इफ एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट, अगर एजेंट अपने खुद के अकाउंट पे डील करता विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल और एक्वेंटनिंग हिम with all the material circumstances which have come to his knowledge on the subject, जो प्रिंसिपल के, जो एजेंट के नॉलेज में आता ना, ये पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है, उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज जो प्रिंसिपल एजेंट को पता है, वो अगर प्रिंसिपल को बिना बताए कोई ट्रांजैक्शन में एंटर करता है अपने खुद के नाम पे, तो प्रिंसिपल में रेप्यूडिएट द ट्रांजैक्शन। स्पेलिंग याद रखना, सीएम इंटर वाले बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, इतनी वाहियात बात है, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे मतलब मर जाना चाहिए आपने चुल्लू और पानी में डूब के। मैं किसी दिन डायरेक्ट टैक्स का एक पेपर, पिछले 6-7 महीने पहले डायरेक्ट टैक्स का एक पेपर चेक कर रहा था, तो ट्रांसफर की स्पेलिंग क्या लिखा था मालूम है आपको, TRANSFAR, ट्रांसफर, ट्रांसफर बोलते उसको, ट्रांसफर ऐसे। अरे वो ट्रांसफर होता है भाई, ट्रांसफर नहीं होता। अरे प्रोफेशनल बनने वाले हो बे आप, इंग्लिश तो आपकी सुधरनी चाहिए, नहीं सुधरेंगी तो फिर मेरे को, मैं बताओ क्या करना, भुक्के मारूंगा पकड़ पकड़ के, ठीक है। तो देखो क्या, प्रिंसिपल में रेप्यूडिएट द ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, इफ एनी मटेरियल फैक्ट हैज बीन डिसऑनेस्टली कंसील्ड फ्रॉम हिम बाय द एजेंट और दैट द डीलिंग ऑफ द एजेंट हैज बीन डिसएडवांटेजियस टू हिम, अगर प्रिंसिपल के लिए कोई घाटा है वो डीलिंग के वजह से जो एजेंट ने अपने अकाउंट पे किया, तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता, ठीक है। इसको सादे शब्दों में लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे, आप बुक के अंदर लिखेंगे राइट्स ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन 215, 216, 215 लिखोगे और डैश दोगे आप, मैं बताता हूं, आप लिखो वैसे, ठीक है। एक मिनट, अरे स्क्रीन ऑफ कर, हाँ ठीक है, आईपैड लिखो, लिखो बुक के अंदर 215 करो, 215 मार्जिन के बाहर 215 लिखो, उसके सामने एरो करके लिखो, इफ द एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल और without telling him
कन्वेइंग होता, पर मैं उसको टेल यूज कर रहा हूं, पर आपके लिए थोड़ा सिंपल होगा, विदाउट टेलिंग हिम ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कॉमा हो गया, क्या लिखा है आपने, इफ द एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल और विदाउट टेलिंग हिम ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, कॉमा द प्रिंसिपल में रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी रेप्यूडिएट द ट्रांजैक्शन। रेप्यूडिएट का स्पेलिंग होता है REPUDIATE। सर सारे बच्चों को दिक्कत नहीं है तो सारे बच्चे इससे ऑफेंड ना हो, मेरे को प्रॉब्लम उस नालायक से है जो सोच रहा है मैं CMA करूंगा, हाँ, और उसको स्पेलिंग नहीं आती एंड उसने कोई एफर्ट्स भी नहीं लिए अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए। ऐसे नालायक बच्चों ने डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि भैया तुम गलती से CMA बन भी गए, बनते तो नहीं अगर तुमको स्पेलिंग नहीं आती तो, अगर तुम बन भी गए तो तुम्हारी औकात 20,000 के ऊपर नहीं रहेंगी। मेरे ऑफिस के अंदर 2 MBAs थे पहले जिनको 20,000 रुपए मिलता था, और आज भी आप देख लो कोई सड़ेबा कॉलेज है उसके अंदर जो भी MBA है ना, वहां से प्लेसमेंट होती है 20, 25, 30,000 रुपए की। और क्या करते हैं मालूम है, बैंक के लिए काम करते हैं, लोगों को फोन करते हैं, मैम क्रेडिट कार्ड होना क्या, डेबिट कार्ड होना क्या, अकाउंट खोल लो, हाउ, ऐसा मजाक लग रही। मेरे काफी सारे जानने वाले लोग, पहचानने वाले लोग बोलते हैं MBA किया भाई, अभी बैंक में काम कर रहा हूं। और बैंक में क्या काम करते, बोले तेरे पास क्रेडिट कार्ड के कोई अकाउंट वाले होंगे तो बताना यार। ऐसा बनना है क्या, नहीं ना। द प्रिंसिपल में रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, उसके सामने लिखना इफ प्रिंसिपल में रेप्यूडिएट द ट्रांजैक्शन इफ इट इज डिसएडवांटेजियस टू हिम, इफ इट इज डिसएडवांटेजियस टू हिम, ओके। ये हो गया पहला। उसके बाद में इफ एन एजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स डील इन द बिजनेस ऑन हिज ओन अकाउंट इंस्टेड ऑफ ऑन द अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी बेनिफिट्स जो एजेंट को मिला है। मतलब क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना मयूर का, हमारे पास फर्टिलाइजर्स का दुकान है, हमारे दुकान के बाजू में, चलो ठीक है अपने बाजू में नहीं, मयूर ने क्या किया मालूम है क्या, अब मयूर के पप्पा, मयूर के अंकल भी हमसे ही सामान लेते हैं। अब मयूर ने क्या किया, ये जो सामान है इसने डायरेक्टली थर्ड पार्टी से बुलाया और अपने पप्पा को दे दिया, अपने अंकल को दे दिया, अपने दोस्तों को दे दिया। इसका मतलब क्या है, मयूर ने बिजनेस कैरी आउट किया ऑन हिज ओन अकाउंट, अपने खुद के अकाउंट पे, जबकि उसने करना किसके भी आप पे चाहिए था, मेरे भी आप पे, ऑन माय अकाउंट। ही शुड हैव कैरीड द बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ हिज प्रिंसिपल, ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, अपने उसने खुद के अकाउंट पे किया ना। हाउ, तो बोलते हैं इससे उसको जो भी फायदा होगा वो उसने मेरे को वापस देना चाहिए, रीएम्बर्स करना चाहिए। रीएम्बर्स करना वर्ड यूज गलत, वर्ड का यूज गलत है, ठीक है। उसने मेरे को सारा का सारा जो भी पैसा उसको पर्सनल डीलिंग से आया हुआ है वो उसने मेरे को वापस करना चाहिए। प्रिंसिपल इज एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम द एजेंट एनी बेनिफिट विच मे हैव रिजल्टेड टू हिम फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल के क्या क्या राइट्स है, पहला एक कि वो कॉन्ट्रैक्ट, वो ट्रांजैक्शन को रेप्यूडिएट कर सकता, और दूसरा अगर वो ट्रांजैक्शन की वजह से एजेंट को कुछ भी फायदा हुआ है तो वो फायदा प्रिंसिपल उससे क्लेम कर सकता, और एजेंट इज बाउंड टू गिव इट बैक टू द प्रिंसिपल, ठीक है, ओके। ये यहां पे एग्जांपल दिया है, दो आप पढ़ लेना, अच्छी बात है। सर इंग्लिश नहीं समझ में आती ना, तुम पढ़ाओ ना। मैंने बोला हट, मैं नहीं पढ़ा था, ये एग्जांपल समझते नहीं सर, इंग्लिश नहीं अच्छी है। मैंने बोला मैं लॉ पढ़ा रहा, मैं इंग्लिश नहीं, ठीक है ना। I am responsible if you do not understand the law. I am not responsible if you do not understand the English. I hope you got it. ठीक है ना। मैंने इंग्लिश इसलिए यूज किया ऐसी क्योंकि आपको ऐसी समझ में आती होंगी। सर बुरा लग रहा, बरा ऐसा बोलो मत, हम रेफर नहीं करेंगे। मैंने बोला ये नालायक, ऐसा बुरा नहीं लगने को ना, ऐसा बुरा लग गया तो भैया खराब बात है। देखो लोग जब अपने को क्रिटिसाइज करते हैं ना, देयर आर 2 ways ऑफ टेकिंग इट, आइदर अपने खुद को सुधारने के लिए, या दूसरा उसकी अपने मन में खराब इमेज बनाने के लिए। अब आपका मैटर है आपको क्या करना है,
ठीक है, मेरे हिसाब से आपकी इंग्लिश एकदम प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। यू शुड हैव अ प्रोफिशिएंसी इन योर इंग्लिश। अगर वो आपको नहीं से आती है तो फिर भैया क्या उखाड़ लूंगी मैं प्रोफेशनल बन के। वही है, चल रही जिंदगी। एक गाड़ी है, शादी हुई है, 2 बच्चे हैं, एक बीवी है और चौबल सीट अपन चल रहे हैं। ऐसी जिंदगी कटने वाली है अपनी। ठीक है सर, बहुत खराब बोलते पर आज क्या मूड में हो? नहीं, आज ऐसे ही निकली बात तो बता देते। एजेंट के क्या राइट्स है? अब ये सारी बातें मैंने बता दी है। एजेंट के राइट्स है कि उसको प्रिंसिपल से जितने पैसे लेना है वो ले सकता। एजेंट में रिटेन कर सकता क्या? आउट ऑफ एनी सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। ये ब्रैकेट में डाल दो। एजेंट में रिटेन ऑल मनी ड्यूज टू हिमसेल्फ in respect of advances made or expenses properly incurred by him in conducting such business and also such remuneration as may be payable to him for acting such as agent। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है? एजेंट, अरे मतलब एजेंट मयूर जो हमारे लिए काम करता ना, तो इसको पैसे आते लोगों से, तो इसने अगर मेरे को कोई एडवांस दिया होगा प्लस इसका जो रेम्यूनरेशन है, इसका जो सैलरी है, या इसका कोई अगर कमीशन होगा, तो वो कमीशन के लिए इसके बाद जो भी पैसे मेरे आए हुए हैं उसके लिए ये पैसे वो रिटेन कर सकता। मान के चलो ये हमारा बिजनेस कैरी आउट कर, इसको हमने बोला 20,000 रुपये पर मंथ प्लस 10% ऑफ कमीशन। जो भी तू सेल करेगा उसका 10% कमीशन तेरा रहेगा। ठीक है, तो हमने बोला भैया तू कुछ तो गारंटी दे पहले, तो इसने हमको 50,000 रुपये एडवांस दिए भाई, देते हैं लोग ऐसे। ठीक है, 50,000 रुपये एडवांस दिए भाई, और इस महीने में हमारा सेल हुआ 10 लाख रुपए का। तो अब मयूर क्या क्या करेगा? देखो सर, मयूर 20,000 रुपये अपने महीने का कमीशन रेम्यूनरेशन प्लस 10% ऑफ कमीशन, 1 लाख रुपए का कमीशन प्लस 50,000 रुपये जो उसने हमको एडवांस दिए हुए हैं, कितना होता? 1,70,000 रुपये अपना रिटेन कर लेगा और बचा हुआ 8,30,000 रुपये मेरे को दे देगा। बरोबर? हाँ सर, ठीक है। और अगर ये बिजनेस करने के लिए उसने कोई खर्चा किया है अपने जेब से तो वो भी काट के देगा। सिंपल सी बात है ना। मयूर मेरे भी यहाँ पे 10 लाख रुपए कमा रहा, उसमें से 1 लाख रुपए उसका कमीशन है, 20,000 रुपये उसकी पगार है, समझ लो उसने 70,000 रुपये का और खर्चा भी किया है बिजनेस करने के लिए, तो वो सब काट के बचा हुआ अमाउंट वो मेरे को रीइंबर्स करेगा, मेरे को वापस दे देगा। ठीक है, एजेंट इज बाउंड टू पे ऑल सच प्रिंसिपल्स टू हिज प्रिंसिपल ऑल सम रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट। बचा हुआ जो भी पैसा है वो मेरे को देगा। 8 लाख रुपए घर पे ले जाके नहीं रख सकता हूं। ठीक है, पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट is not due to the agent until the completion of such act, but agent may detain money received by him on accounts of goods sold, although whole of the goods consigned to him for sale may not have been sold, or the sale may not be actually complete। मतलब क्या है समझो इसका। मैंने एक मेरा दोस्त है, ठीक है, मुंबई में, वो मेरे पेन ड्राइव बेचता है, मेरे भी यहाँ पे सच है ये, ठीक है ना। तो मैंने उसको बोला देख भाई जितना भी पेन ड्राइव बिकेंगे उसका 10% कमीशन तेरे को। ठीक है, मैंने उसको बोला 10% कमीशन तेरे को। और ये जो सारा कमीशन का अमाउंट है ये तब रिलीज होगा जब तू पूरे के पूरे 100 पेन ड्राइव बेच देगा, पूरे के पूरे 100 पेन ड्राइव बेच देगा। बराबर? तो ये मैं हूं प्रणव जांडक, मैं हूं प्रिंसिपल, और ये एक मिस्टर ए है जो कि एक एजेंट है। तो मिस्टर ए ने 70 पीडीज बेच चुका है, 30 पीडीज नहीं बेचा उसने। तो 30 पीडीज नहीं बेचा, इसका मतलब क्या है? अभी तक पूरा काम होना बाकी है, पूरा ट्रांजैक्शन होना बाकी है अभी तक। बट ये 70 पीडीज के पैसे मिस्टर ए के पास आ चुके हैं। इसने किसको बेचा? स्टूडेंट्स को बेचा है। तो सर ये 70 पीडीज के पैसे इसके पास आ चुके हैं। तो 70 पीडीज में का जो इसका कमीशन होता है 10% का जो भी अमाउंट होता है, इसने मेरे को मांगा। मैंने बोला भाई देख
जब तक तू 100 नहीं बेचता तब तक कमीशन की बात भी मत करना, मैं बहुत पक्का हूं ये बात में। तो इसने बोला ठीक है, 100 पेन ड्राइव पूरे बेचूंगा, अपना कमीशन रखूंगा उसमें से, और बचा हुआ अमाउंट आपको दूंगा 100 पेन ड्राइव बिकने के बाद। ऐसा चलता क्या? बोले हाउ चलता। ये आदमी 70 पेन ड्राइव का पैसा अपने पास डिटेन करके रख सकता है। पेमेंट इज नॉट ड्यू टू द एजेंट अंटिल कंप्लीशन ऑफ सच एक्ट। बराबर, पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज नॉट ड्यू टू द एजेंट। अभी तक पूरा 100 पेन ड्राइव का जो पेमेंट है क्या उसको ड्यू हो गया है? नहीं, ड्यू कब होगा? जब वो 100 के 100 पेन ड्राइव बेचेगा। बट एजेंट डिटेन कर सकता है जो पैसा उसको मिला है 70 पेन ड्राइव का, ऑल्दो पूरे के पूरे गुड्स उसने बेचे नहीं है जो उसको मैंने कंसाइन किए थे। बरोबर, समझ में आया? हाँ, मिसकंडक्ट ऑफ एजेंट, एजेंट ने कोई मिसकंडक्ट कर दिया तो उसको उसका कमीशन रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। मिसकंडक्ट, एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस जिसमें उसने मिसकंडक्ट किया है। मैंने आपको 2 काम दिए थे, आप मेरे एजेंट हो, मैंने आपको 2 काम किए थे, आपने एक काम में लफड़ा किया, एक काम अच्छे से किया, तो जो अच्छे से किया उसका कमीशन रेम्यूनरेशन मेरे को आपको देना है, जिसमें लफड़ा किया वो कमीशन मैं उसका आपको नहीं दूंगा। यही लिखे हुआ है नीचे, एग्जाम्पल होना, आप पढ़ लेना, ठीक है। एजेंट का लीन होता है, लीन मतलब राइट टू रिटेन। एजेंट के पास राइट है कि वो प्रिंसिपल के जो गुड्स है, प्रिंसिपल के जो पैसे उसके पास है, प्रिंसिपल के जो पेपर्स है उसके पास, वो रिटेन करके रख सकता है जब तक उसका रेम्यूनरेशन उसको नहीं मिलता। और वो रेम्यूनरेशन अच्छे एक्ट के लिए होना चाहिए। अगर आपने समझ लो आपने मिसकंडक्ट किया, ठीक है ना, और मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, तो फिर आपके पास राइट ऑफ लीन रहेगा क्या? नहीं, तो फिर आपके पास राइट ऑफ लीन नहीं रहेगा, क्योंकि वो रेम्यूनरेशन मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपने कोई मिसकंडक्ट किया है, लफड़ा किया है मेरे शेरों। लिखा है वहां पे ऑब्लिगेशन ऑफ प्रिंसिपल टू एजेंट। प्रिंसिपल की क्या क्या ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। पहली ऑब्लिगेशन सर ये होती है कि मेरे बिहाफ पे, अपन मान के चलते मैं और आप है, मैं प्रिंसिपल हूं, आप मेरे एजेंट हो, ठीक है। मेरे बिहाफ पे आप कुछ काम कर रहे हो और वो काम करते वक्त आपको कोई अगर लॉफुल एक्सपेंसेस बेयर करना पड़े, लॉफुल एक्सपेंसेस आपको बेयर करना पड़े, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो आपको रीएम्बर्स करूं। मान के चलो आप मेरे बिहाफ पे काम करते हो, आप गुड्स की डिलीवरी देने गए मेरे बिहाफ पे और आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले का अमाउंट है वो मेरे को आपको देना पड़ेगा। बट ये एक्चुअल में नहीं होता, क्योंकि आप जब थे तो मैंने आपको पूछा था लाइसेंस है क्या, आपने हाँ बोला, बट वो दिन आप लाइसेंस लेके नहीं आए, तो मैं बोलूंगा भैया तू लाइसेंस क्यों नहीं लाया, मैं नहीं दूंगा तेरे को, ये मिसकंडक्ट के वजह से लॉस हो गया, यहां पे नहीं दूंगा। बट मैंने आप गाड़ी की कैपेसिटी है 10 टन, मैंने आपको बोला कि 12 टन की डिलीवरी करके आओ, ठीक है। 12 टन की डिलीवरी करने को आप ट्रक लेके निकले और ट्रैफिक पुलिस ने रोका आपको और देखा 12 टन है, आपको फाइन 10,000 का, तो वो फाइन मैं आपको रीएम्बर्स करूंगा। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे थे 12 टन लेके जा रहे थे जो कि इलीगल है, वो मेरे वजह से लेके जा रहे थे। और ये बहुत से बार होता है जब रेती के बिजनेस होते हैं, जो सैंड रेत होती है ना, रेत जो घर के लिए लगती है, उसके बिजनेस में अगर आपके जान पहचान का कोई होगा तो ये पता होगा आपको, नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट डन बाय सच एजेंट इन एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी कॉन्फर्ड टू हिम। इसमें क्या एग्जांपल दी, या क्या बोले भाई कि एजेंट के पास जो सारी चीजें करने की अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी परफॉर्म करते वक्त अगर उसको कुछ नुकसान हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ कुछ लीगल एक्शंस आ गई उस पर, और वो लीगल एक्शंस में उसको जो भी नुकसान हुआ मैं उसको भरपाई करके दूंगा। वेयर एन एजेंट डज द एक्ट इन गुड फेथ, एम्प्लॉयर इज लायबल टू इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट दो इज कॉजेज इंजरी टू द राइट ऑफ थर्ड पर्सन, दो इट कॉजेज इंजूरी टू द राइट ऑफ थर्ड पर्सन। ये क्या है सर? ये सर नीचे एग्जाम्पल में दिए हुआ है, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल मस्ट कंपेंसेट टू द एजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी कॉज टू सच एजेंट बाय हिज नेग्लेक्ट। मतलब क्या है? मेरे नेग्लिजेंस के वजह से, आप मेरे एजेंट हो, मेरे नेग्लिजेंस की वजह से आपको कुछ भी लॉस होता है,
कुछ भी इंजुरी होती है तो मैं आपको कंपेंसेट करके दूंगा, ठीक है। एग्जांपल पहला, बी सेल्स गुड्स इन द पोजीशन ऑफ ए। बी क्या करता, गुड्स बेचता जो कि ए के पोजीशन में है, एट हिज रिक्वेस्ट, ए की रिक्वेस्ट, ऑन विच ए हैड नो राइट टू डिस्पोज ऑफ। बी डज नॉट नो दिस एंड हैंड्स ओवर द सेल प्रोसीड्स टू ए। आफ्टरवर्ड्स सी sues B and recover value of the goods A is ठीक है, for which, अब क्या हो गया, अरे अपना एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये गुड्स है, मैं आपके पास आया, मैंने बोला ये गुड्स बेच दे, आपको मालूम नहीं है ये गुड्स मैंने चोरी करके लाए हुए, ठीक है। आपने गुड्स बेच दिए किसी मिस्टर एक्स को, फिर ये गुड्स जिसके थे, जो मेरा दोस्त था, मैंने उसके घर से ये गुड्स चोरी करके लेके आया, आपको बोला बेच दो, आप मेरे एजेंट हो, आपने बेच दिया मिस्टर एक्स को। अब मेरे दोस्त को मालूम पड़ा कि आपने गुड्स बेचे, मेरा दोस्त आपके पास आया, आप पे केस फाइल किया। केस में कोर्ट ने बोला कि भैया आपको इसको 25,000 रुपए देने का है, प्लस केस लड़ने के लिए आपको कुछ खर्चे भी लगे, ठीक है। आपको पैसे देने पड़ेंगे मिस्टर मेरे दोस्त को। अब आप क्या बोलोगे, आप मेरे पास आओगे, बोलेंगे सर तुमने बोला था ये गुड्स बेचने, तुम्हारे बच्चे मैं 25,000 प्लस 5,000 रुपए वकील के लगे, 30,000 घाटे में गया, 30,000 रुपए मेरे को भरपाई करके दो, तो मेरी जिम्मेदारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि आपने वो एक्ट किया जो मैंने बोला था, ठीक है। जय श्री राम, ठीक है। दो इट कॉजेज इंजुरी टू द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब ये जो भी आदमी है उसको। नॉन लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टू एजेंट, नॉन लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टू इज एजेंट, उसमें देखो डायलॉग क्या दिया है, क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट। मैंने आपको अपॉइंट किया, मैंने बोला देख भाई अपन है ना स्मगलिंग करेंगे, ठीक है। लड़कियों को, आपको मतलब लड़कियों को नहीं बोल रहा, लड़कों को, लड़कियों को थोड़ी बोलूंगा स्मगलिंग करने के लिए, क्या बातें कर रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे को सूतेंगे ना पकड़ के। मैंने एक लड़के को अपॉइंट किया, समझ लो मिस्टर एक्स उसका नाम है, ठीक है। और मैंने उसको बोला कि भाई अपन बढ़िया स्मगलिंग करेंगे, मेरे कॉन्टैक्ट में एक आदमी है, वो मेरे को स्मगल्ड गुड्स लाएगा, तू उसको स्मगल करना काले में, ठीक है। अब आपको पकड़ा, पुलिस वालों ने बम ठोका, बड़ा भड़। आप मेरे पास आए, सर तुम्हारे बच्चे मेरा नुकसान हो गया, भरपाई करके दो, मैं बोलूंगा मैं नहीं देता, आप मेरे पे केस भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक्ट ही क्रिमिनल है। स्मगलिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है ना। स्मगलिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहता, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एग्रीमेंट्स याद होना चाहिए, नहीं है तो तुम नालायक हो। ए एम्प्लॉइज बी टू बीट सी, ए बी को बोलता कि सी को ठोक डाल, और बोला जो भी लफड़ाऊंगा मैं देख लूंगा। फिर मैंने देखा ही नहीं, फिर तो आप कोर्ट में जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑफेंस इलीगल है। हाँ ठीक है, एक्ट ऑफ एजेंट इज इक्वल टू एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, बराबर है। मेरा एजेंट जो भी करता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूं, अगर वो एक्ट लीगल है तो, ठीक है। जैसे आपने मेरे भी आप पे गुड्स बेचे, ठीक है, और वो गुड्स में कुछ लफड़ा हो गया तो आप लायबल नहीं रहोगे, मैं लायबल रहूंगा, समझे गया। हाउ? कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए किसके थ्रू? एन एजेंट। एंड वो कॉन्ट्रैक्ट के वजह से जो भी ऑब्लिगेशन होती है वो ऑब्लिगेशन एजेंट पे नहीं प्रिंसिपल पे होता है, मेरे पे होता है। जैसे हमारी दुकान में मयूर ऑर्डर करता है गुड्स, तो पैसे मयूर देंगे क्या? नहीं, पैसे हम देंगे, क्योंकि जो मयूर ने एक्ट किया है, जो मयूर ने काम किया है, वो काम हमारा है, उसने हमारे बिहाफ पे किया है। कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू through an agent, an obligation arising from acts done by an agent may be enforced in the same manner and will have the same legal obligation as if the contract has been done by the principal himself। इसीलिए बोलते हैं an act done by an agent is an act done by the principal। एक डायलॉग लिख लो, if an act, नहीं if मत लिखना, an act of agent is equals to या have same consequences as an act of principal, बट ये एक्ट ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, लीगल होना चाहिए, ठीक है।
कॉन्सिक्वेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन एन एजेंट डज मोर देन व्हाट ही इज अथॉराइज्ड टू डू। मैंने आपको अपना एजेंट बनाया, ठीक है, मैंने आपको मैं 10 चीजें करता हूं, 10 में से 6 चीजें करने की मैंने आपको अथॉरिटी दिया, 4 चीजें करने की अथॉरिटी आज भी मेरे ही पास है, बराबर। बट आपने वो 4 चीजें भी कर लिया, तो फिर क्या होगा? इफ ऑथोराइज्ड पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अनऑथोराइज्ड पार्ट, अगर दोनों को सेपरेट कर सकते हैं तो सिर्फ ऑथोराइज्ड पार्ट जो मैंने आपको करने की अथॉरिटी दी है वही बाइंडिंग है मेरे पे, बचा हुआ आप पे, खुद पे। और अगर सेपरेट नहीं हो सकते तो बाउंड नहीं है। एग्जाम्पल, मैं हूं प्रणव चांडक और आप है आप, ये हो आप, मैं हूं आपका प्रिंसिपल और आप हो मेरे एजेंट। मैं तेरा रानी तू मेरी, नहीं, तू मेरी रानी मैं तेरा राजा, ऐसा। तो वैसे ही मैं तेरा प्रिंसिपल तू मेरा एजेंट, ठीक है। अब सर अपने को मालूम है अपन बेचते हैं वीडियो लेक्चर्स, अपन बेचते हैं सर बुक्स, और अपन बेचते हैं वीडियो लेक्चर्स अपने खुद के, और अपन बेचते हैं वीडियो लेक्चर्स अदर फैकल्टीज के भी। ये मैंने आपको अथॉरिटी दे के रखी है कि मैंने बोला देख भाई, अपने जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें तू 25% तक का डिस्काउंट दे सकता, बट अदर फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स पे कोई डिस्काउंट मत देना, इस पे डिस्काउंट देने की अथॉरिटी तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारे एक दोस्त ने पूछा तुमको, अरे भैया तू तो प्रणव सर को पहचानता ना? आप बोले अरे एकदम अच्छे से, अपने बहुत खास है वो। तो बोले यार भाई मेरे को उनके पेन ड्राइव लेने हैं, डिस्काउंट तो करवा दे। तो आपने बोला अरे भाई बिल्कुल कोई बात है क्या, 25% का डिस्काउंट करवा दूंगा मैं तेरे लिए, ठीक है। आपने करवा दिया, एंड उसने आपको बोला कि भैया हमको है ना, बोले कॉस्टिंग का भी पेन ड्राइव लेना है। तो आपने बोला अरे यार एक वो प्रतीक मंत्री सर है, वो उनके भी लेक्चर्स हमारे पोर्टल पे बिकते हैं। तो आपने बोला ठीक है कर देंगे तेरे को 25% डिस्काउंट। अब ये जो चीज है इसकी अथॉरिटी आपके पास थी, ये वाले की, बट ये जो अदर फैकल्टीज के लेक्चर्स है उसकी अथॉरिटी आपके पास नहीं थी 25% की। तो अब हमको देखना है कि क्या ये दोनों चीजें सेपरेबल है। सेपरेबल है क्या सर? हाउ सेपरेबल है। तो ये 25% का जो डिस्काउंट था ये वाला, ये देने के लिए मैं बाइंडिंग हूं, क्योंकि आप मेरे प्रिंसिपल हो, आप मेरे एजेंट हो, और आपकी एक्ट मतलब मेरी एक्ट, वो जिसकी आपके पास अथॉरिटी थी। बट ये जो अदर फैकल्टी है जिसका 25 डिस्काउंट देने की बात नहीं थी, आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया। मान के चल लो 10,000 रुपए का वो प्रोडक्ट था, 10,000 का 25% डिस्काउंट मतलब 2,500 रुपए, उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं, मैं वो आपसे लूंगा। और अगर मान के चल लो ये दोनों चीजें सेपरेबल नहीं है तो मैं लायबल ही नहीं हूं, प्रिंसिपल लायबल नहीं है, पूरा का पूरा जो डिस्काउंट आपने दिया ना वो आपके आंग पे आके पड़ेगा। ले बद ये दाबुन, ठीक समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। ये 27, 28 बहुत इंपॉर्टेंट। नोटिस टू एजेंट इक्वल टू नोटिस टू प्रिंसिपल। आप मेरे लिए काम करते हो, ठीक है ना, मैं ऑफिस में नहीं था, आप मेरे ऑफिस में बैठे थे, आप मेरे एजेंट हो, मान लो भाई दिल को नहीं लगाना, एजेंट है, अरे भैया अपने लिए काम करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब कोई आदमी आया, सोसाइटी का एक आदमी आया, बोले 2 दिन के लिए पावर कट रहेगा, 2 दिन के लिए पावर कट रहेगा, ये दौरान रिकॉर्डिंग ना करे, कभी भी लाइट जा सकती, कभी भी आ सकती। फिर क्या हुआ? आपको बता दिया ना, आप वहां बैठे थे, उसने आपको बता दिया, इसका मतलब है उसने मेरे को बता दिया, ठीक है, खत्म। प्रिंसिपल को बताना, एजेंट को बताना मतलब प्रिंसिपल को बताना। नोटिस टू एजेंट इज इक्वल टू नोटिस टू प्रिंसिपल। अगर किसी ने, आदमी ने, थर्ड पार्टी ने एजेंट को नोटिस दिया, दैट मीन्स प्रिंसिपल को नोटिस दे दिया गया है। Provided it is be given in the course of business transaction by him for the principal. Enforcement of contract by agent on behalf of principal. मतलब क्या होता?
एनफोर्समेंट मतलब, अरे भैया एनफोर्स करना, केस फाइल करना। क्या एजेंट मेरे भी आप पे, ठीक है, मैं हूं ना, मैं प्रणव जांडक, आप मेरे एजेंट हो ना, आप मेरे एजेंट हो। क्या आप मेरे भी आप पे किसी पे केस कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, इसका मतलब क्या है? अनलेस एंड अनटिल आपके पास अदरवाइज अग्रीड है। अदरवाइज मतलब नहीं कर सकते का अदरवाइज मतलब मैंने अगर आपको अथॉरिटी देके रखी है कि आप मेरे भी आप पे केस भी फाइल कर सकते हो किसी पे, तो आप उस पे केस भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, ओके। देखो सेक्शन 230 provides that in the absence of any contract to that effect, in the absence of any contract to that effect, इसका मतलब क्या हो गया? अगर कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर ये चीज जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सेक्शन 230 प्रोवाइड्स दैट an agent cannot personally enforce, an agent cannot personally enforce contract entered into by him on behalf of his principal, nor he is personally bound by him. आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो क्या हो गया, आपने मेरे बिहाफ पे किसी को गुड्स का ऑर्डर दिया, उसने गुड्स दिया ही नहीं, आप बहुत गुस्से में आ गए, बोले तूने सामान भेजा कैसे नहीं, रुक तेरे पे केस करता। आप कर ही नहीं सकते। सर पर हमने तो ऑर्डर दिया था ना। अबे आपने थोड़ी ऑर्डर दिया था, आपने मेरे बिहाफ पे ऑर्डर दिया था, आपने मेरे बिहाफ पे ऑर्डर दिया था। आप केस फाइल नहीं कर सकते, आप वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको एनफोर्स नहीं कर सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके सर, समझ गया। अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज अग्रीड है, मतलब अनलेस एंड अनटिल मैंने आपको अथॉरिटी दिया है, मैंने बोला बेटा देख ये ऑर्डर कर दे, अगर उसने नहीं दिया ना साले पे सीधा केस ठोक देना, तो तब आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट शैल बी प्रिज्यूम टू एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कौन सा? अदरवाइज वाला कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये केस में आप केस फाइल कर सकते हो, एनफोर्स कर सकते हो। यहां पे प्रिज्यूम्ड टू एग्जिस्ट मतलब यहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे एजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। पहला, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स फॉर अ मर्चेंट रेसाइडिंग अब्रॉड, मतलब क्या है, इंडिया के बाहर कोई शेख साहब है, वो शेख साहब ने आपको बोले हुआ है कि भैया मेरे भी आप पे गुड्स खरीदा कर, बकाबक बेचा कर, तो वो केस में आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकते हो। अरे थोड़ी थोड़ी केस फाइल करने के लिए शेख साहब आएंगे दुबई से यहां पे, कहीं पन बोलता बात तुम्हें कस। ठीक है, व्हेन द एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल, कभी कभी मैंने आपको बोला देख भाई अपनी बहुत इज्जत है मार्केट में, एक अपने को काला काम करना था, ठीक है ना, अपने को किसी को ठिकाने लगाना था, तो मैंने आपको बजट एग्जाम्पल्स ठीक है ना, ऑल द थिंग्स टोल्ड इन द क्लास आर प्योरली फिक्टिशियस इन नेचर, बराबर। ठीक है, मान के चलो मैंने आपको एजेंट रखा और मैंने आपको बोला भाई मेरा नाम मत बताना ये चीज के पीछे, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकते हो। तीसरा, वेयर द प्रिंसिपल दो डिस्क्लोज्ड कैनॉट बी सू, कभी कभी ऐसा हो सकता कि प्रिंसिपल जो है उस पर केस ही फाइल नहीं कर सकते आप इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में, जैसे फॉरेन एम्बेसडर्स, फॉरेन डिप्लोमैट्स, उन पे केस फाइल नहीं कर सकते, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे होते? अपने एजेंट के थ्रू। अब अगर वो अपने एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए और किसी ने उनके साथ गलत कर दिया, तो इन दैट केस क्या होगा? वो तो किसी पे केस ही फाइल नहीं कर सकते, उन पे तो केस ही फाइल नहीं हो सकती, तो फिर उनका एजेंट केस फाइल करेंगे। ठीक है, बहुत नाटक चल रहा है, बोले बहुत ही बाल कटवाने पड़ते, कल छोटी बनाना पड़ता। बचपन में मैं जब घर पे रहता था ना, तो मेरे बाल 9th स्टैंडर्ड 9th 10th में क्या होता मालूम है? क्या हर बच्चे के ना सर पे भूत चढ़ता कि भाई बाल लंबे होना चपने को, देख लेने दो पहले। चलो ठीक है, एक ही पेज बचा है ना, छोटा सा बताया था। बचपन में हर 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 आदमी को है ना 8वीं 9वीं में ऐसी समझने लगता थोड़ा
लड़कियां वड़कियां रहती करके, कुछ लड़की नाम की भी एक चीज रहती करके, तो हर लड़के के दिमाग में यही भूत आता कि बोले मैं तो बाल बढ़ाऊंगा। मेरे 9th स्टैंडर्ड में ऐसा, मतलब यहाँ तक बाल थे, तो एकदम पूरे ऐसे लंबे लंबे। और मेरी बहन और मेरी एक दीदी है, वो फिर मेरी ऐसी पोनीटेल बांधती थी ऐसे, एक नंबर। बहुत मजा आता था बचपन में। अब क्या साली जिंदगी खराब हो गई यार, काम धाम के चक्कर में। मैं तो बोलता जब तक आप घर पे हो ना भाई, जब तक जो भाई बच्चे मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं ना अभी, भैया तुम ये लाइफ एंजॉय कर लो, क्योंकि जब तुम बड़े होंगे दूसरे शहर में जाओगे काम धंधे करने को, तो बहुत 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 ज्यादा मिस करोगे। मतलब मैं लिटरली ऐसे खाना मम्मी के हाथ का ऐसे तरसता था। मतलब मेरी मम्मी गोभी की सब्जी एक नंबर बनाती, और अपने को गोभी की सब्जी बहुत ज्यादा भाती। लिटरली ऐसे टूट पड़ते अपन। खाना देखा मम्मी के हाथ की गोभी की सब्जी खाया, देखा भी ऐसे कि मम्मी मैं खाना खाऊंगा, और बाहर जाता मैं गोभी की सब्जी, अरे यार ये क्या सब्जी होती है। जितने बार खाना खाते ना अपनी मम्मी की याद आती। तो जो बच्चे घर पे अभी है, भैया तुम मजे ले लो जिंदगी के, क्योंकि बाद में तुम्हारी भी लगने वाली है, झंड होने वाली है जिंदगी। ठीक है, चलो इसी बात पे आगे चलते। राइट ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट। मतलब जो थर्ड पार्टी है जिनके साथ एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उनके पास क्या क्या राइट है, वहां पे लिख देना ब्रैकेट में, राइट ऑफ थर्ड पार्टीज। ऐसा थर्ड लिखना, थर्ड पार्टी, राइट ऑफ थर्ड पार्टीज ऐसे लिख लेना आप। क्या बोलता है देखो, क्या पढ़ो एक बार जल्दी से। इफ एन एजेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टी हु डज नॉट नोज नॉर हैज अ रीजन टू सस्पेक्ट दैट ही इज एन एजेंट, जिसको पता नहीं कि वो एजेंट है, हिज प्रिंसिपल में रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है, अरे भैया थर्ड पार्टी ने अगर एजेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया ये समझ के कि वो ओनर है, तो वो केस में जो प्रिंसिपल है वो थर्ड पार्टी को ये बोल सकता कि भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, बट थर्ड पार्टी हैज द सेम राइट एज अगेंस्ट द प्रिंसिपल एज ही वुड हैव हैड अगेंस्ट द एजेंट इफ द एजेंट हैज बीन प्रिंसिपल। मतलब क्या बोलना चाह रहा है बे, आप मेरे लिए एजेंट हो, ठीक है ना, आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसको ये नहीं पता कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो, तो वो केस में क्या होगा, बोले मैं थर्ड पार्टी को ये बोल सकता कि भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया है ना उसके साथ वो परफॉर्म करो, एंड थर्ड पार्टी के पास मेरे अगेंस्ट वो सारे राइट्स रहेंगे जो उनके पास रहते थे अगर आप जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो खुद प्रिंसिपल रहता था। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है बे। वैसे भी सिंपल बात है ना, मैं आपने मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया किसी थर्ड पार्टी के पास, तो आप तो कोई हो ही ना, आप तो एक इंटरमीडिएट हो, आप तो मेरे लिए कर रहे हो, तो सारे राइट्स मेरे पास होते हैं, सारी ऑब्लिगेशंस भी मेरी होती है। अगर आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया किसी थर्ड पार्टी के साथ, और आपने अगर अपनी जो भी बात थी, जो भी चीज थी करना था जो कॉन्ट्रैक्ट में, वो अगर आपने नहीं किया तो आपकी नहीं ठोकते, मेरे को ठोकेंगे पकड़ के, क्योंकि आप मेरे एजेंट हो भैया। यही तो बात समझा रहा हूं, तब से समझो ना यार, क्यों ऐसे कर रहे हो नालायक जैसे। ठीक है, अब ये एक नया लफड़ा, इफ द प्रिंसिपल डिस्क्लोजेस हिमसेल्फ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। अब क्या, अगर प्रिंसिपल खुद को डिस्क्लोज कर देता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले, थर्ड पार्टी में रिफ्यूज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट इफ थर्ड पार्टी कैन शो दैट इफ ही हैड नोन हु वाज द प्रिंसिपल इन अ कॉन्ट्रैक्ट और ही हैड known that the agent was not the principal, he would not have entered into the contract। section 231 इसको मैंने किया है बोल्ड, और सर इसको बोल्ड किया है पर्पसफुली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एग्जाम्पल बताता हूं सर मैं आपको, बेहतरीन वाला, ठीक है। अब आप मेरे एजेंट हो, मैं हूं प्रणव जांडक, आप मेरे एजेंट हो, ठीक है, और एक मेरी एक्स थी जिन्होंने अब पब्लिशिंग हाउस चालू किया है। मतलब मैंने उसको, मेरा पहले से ही प्लान था पढ़ाना है, तो मैंने बोला इसको पढ़ा लेते हैं, पब्लिशिंग हाउस है इसका, तो अपनी बुक यही पब्लिश करके देंगी, ठीक है। बट खैर
अब वो हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा दर्द नहीं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। अब आप मेरे हो एजेंट, आप, अब मैंने आपको बोला भाई सुनना यार, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर ले तू। आपने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप बुक पब्लिश करवा दो हमारी, तो उसने बोला ओके डन, उसने बोला हाउ, एंड बाद में उसको पता चला कि भैया ये बुक तो प्रणव जांडक की है, तो वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपना जो पार्ट है इसका पार्ट क्या है, मेरी बुक को पब्लिश करवाना, वो नहीं करवाएंगे। अगर वो ये बता सकती, क्या बता सकती, अगर उसको पता होता था कि ये जो एजेंट है, ये जो आप हो, आप का खुद का काम नहीं है, आप मेरे बिहाफ पे काम कर रहे हो, और अगर उसको पता होता था कि ये काम मेरा है, तो वो कभी करती ही नहीं थी। बोल के गई थी मेरे को जिस दिन ब्रेकअप हुआ, मुंह नहीं देखूंगी तुम्हारा, शक्ल मत दिखाना अपनी, ऐसा है। अब सर ये तो गलत है, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। नहीं सर, ये सही है। ये बेचारी ऐसी लड़कियों के लिए एक सेक्शन बने हुआ है जिनके बॉयफ्रेंड खुद उनको फोन नहीं करते, जिनके एक्स बॉयफ्रेंड खुद उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, किसी आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल था सिर्फ, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जनरल लाइफ में, जब एक आदमी के साथ किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता है, तो ये जो आदमी है, पहला आदमी, ये किसी और के थ्रू उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है। तो वो जो आदमी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 231। ठीक है, एग्जाम्पल्स ही अपने जोरदार रहते हैं, बाकी तो सब क्या है, ठीक है सब। वेयर थर्ड पार्टी मेक्स कॉन्ट्रैक्ट विद एन एजेंट विदाउट नोइंग नॉर हैविंग रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट दैट द अदर पर्सन इज एन एजेंट। जब एक पार्टी, थर्ड पार्टी किसी एक आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती, मतलब जब थर्ड पार्टी आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये मान के कि आप प्रिंसिपल हो, उसको पता नहीं है कि आप एजेंट हो, ना उसको जरूरत है, ना कोई सस्पेक्टिव केस है, मतलब शक भी नहीं है उसको आपके प्रिंसिपल ना होने पे, आपके एजेंट होने पे। लिखा है, क्या बोलता, व्हेन थर्ड पार्टी, कोई और थर्ड पार्टी, मेक्स कॉन्ट्रैक्ट विद एन एजेंट, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती, विदाउट नोइंग, ये जाने बिना, नॉर हैविंग रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट, ना किसी शक के बिना, दैट द अदर पर्सन इज एन एजेंट, कि आप एजेंट हो, बराबर। थर्ड पार्टी जब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती बिना ये जाने कि आप एजेंट हो, प्रिंसिपल मैं, इफ ही रिक्वायर्स द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं कैन ओनली ऑब्टेन सच परफॉर्मेंस, मैं कैन ऑब्टेन सच परफॉर्मेंस, मैं थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस मांग सकता हूं ऑन द कंडीशंस जो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में हुई है। प्रिंसिपल he if he requires the performance of a contract can only obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between agent and third party section 232। बराबर है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो आपका उससे हुआ ना, और उसको थोड़ी बता प्रिंसिपल नहीं हो, तो मैं जो भी थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस मांगूंगा, जो भी चीज करने बोलूंगा, वो चीज विल डिपेंड ऑन द कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में हुई है। बराबर, सही बात है। ए हु ओज ₹500 टू बी सेल राइस ऑफ ₹1000 टू ए, टू बी, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। ए साहब को बी को ₹500 देना है, ए ओज 500 टू बी, ठीक है। ये ए उसको राइस भी बेचता है ₹1000 के। ए इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर सी इन द ट्रांजैक्शन। ये ए जो है ना, ये जो राइस बेचे इसने, ये राइस किसके है, मिस्टर सी के। सी से राइस लिया और सी के भी आप पे इसने बेच दिया इसको ₹1000 की, और इसको ऑलरेडी इसको बी को ₹500 देने हैं, ठीक है। मिस्टर बी जो कि थर्ड पार्टी है,
इसको पता भी नहीं है कि ये ए के राइट्स नहीं है, ए सिर्फ सी का एजेंट है। अब सी जो है वो बी को कंपेल नहीं कर सकता टू टेक द राइट्स विदाउट अलाउइंग हिम टू सेट ऑफ एज डेट। मतलब क्या है सर, नहीं समझ में आया। मैंने बोला अपनी बात है ना, देखो आप हो, मैं हूं, मैं आपका प्रिंसिपल, आप मेरे एजेंट, ठीक है ना। हाउ एग्जाम्पल यही चल रहा है। अगले इसमें आपको प्रिंसिपल बनाऊंगा, मैं एजेंट बनूंगा, ठीक है। हाँ, आप मेरे एजेंट हो, बराबर। मेरे को आपसे 500 रुपए लेना है, एग्जाम्पल है, ठीक है। दिल पे मत लेना, मानसिक मत होना, भावुक मत होना। आपसे मेरे को 500 रुपए लेना है। अब कोई मिस्टर सी है, हाँ बराबर बराबर है। मैं सोच रहा था वो एग्जाम्पल कुछ गलत है। मेरे को आपसे 500 रुपए लेना है, बराबर। अब आपने किसी मिस्टर सी के चावल आपके पास थे, आपने वो चावल मेरे को बेच दिए, इसका मतलब 1000 रुपए के। अब मेरे को 1000 रुपए आपको देना है और 500 रुपए आपसे लेना है, तो मैं आपको कितना दूंगा? नेट 500 रुपए दूंगा। अब जो सी है ये अपने बीच में कंडीशन है, ठीक है ना। आपने जब मेरे को गुड्स बेचे, अब लिखता हूं, ए है, बी है, सी है। ये सी के राइस थे 1000 रुपए के। ये सी कौन हो गया? प्रिंसिपल, और बी हो गया उसका एजेंट। बी हो गया सर उसका एजेंट, और ये हो गया सर उसका प्रिंसिपल। इसने इसको 1000 रुपए के राइस बेचे और इसने इसको 500 रुपए दिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसको 500 रुपए देना था। इनके बीच में ये जो थर्ड पार्टी और एजेंट है ना, ये देखो, ये कौन हो गया सर? ये हो गई सर थर्ड पार्टी, और ये जो एजेंट है ये बी हो गया एजेंट, बराबर। तो प्रिंसिपल, अगर थर्ड पार्टी ने एजेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये जाने बिना कि ये जो बी है ये ओनर नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये किसी और का एजेंट है, और उनके बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसको अगर ये जो प्रिंसिपल है ये अगर एनफोर्स करना चाहता है तो वो सिर्फ उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे कर सकता है जो टर्म्स एंड कंडीशंस इनके बीच में हुई थी। ये केस में सी मिस्टर ए को नहीं बोलेगा अरे तू मेरे को 1000 रुपए दे क्योंकि मैंने तेरे को 1000 रुपए के राइस बेचे, ऐसा नहीं बोल सकता। ठीक है, ये लिखा है यहां पे, इफ अ पर्सन इज पर्सनली लायबल, इफ एजेंट इज पर्सनली लायबल, थर्ड पार्टी में होल्ड हिम और इज प्रिंसिपल और बोथ ऑफ देम लायबल। बराबर है। एजेंट खुद अगर पर्सनली लायबल है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो थर्ड पार्टी एजेंट को भी मांग सकती है, उसके प्रिंसिपल को भी मांग सकती है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल का एक्ट, एजेंट का एक्ट हमेशा प्रिंसिपल का एक्ट होता है। सेक्शन 333। पीसी नोट, व्हेन अ पर्सन हु हैज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एजेंट, विद अ जेंट नहीं है वो, विद एन एजेंट है। Where a person, when a person who has made contract with an agent induces the agent to act upon the belief that the principal only will be held liable, or induces the principal to act upon the belief that the agent will only be liable, he cannot afterward hold liable the agent or principal respectively। मतलब क्या है? अब देखो क्या हो गया, एक थर्ड पार्टी है, एक थर्ड पार्टी है, उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ये बोल के कि देखो कुछ भी लफड़ा हुआ ना तो हम आपसे नहीं आपके प्रिंसिपल से, मेरे से पैसे लेंगे। या उन्होंने बोला कि देखो, चलो ठीक है, एक एग्जांपल, पहला, थर्ड पार्टी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ये बोल के कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हम आपके प्रिंसिपल से पैसे लेंगे। इसका मतलब क्या है? उन्होंने आपको बोल दिया कि यू विल नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल, तो इन दैट केस वो आपसे पैसे मांग भी नहीं सकते। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, थर्ड पार्टी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एजेंट के साथ, क्या बोल के? देखो, बोले तुम्हारा वो प्रिंसिपल होगा प्रणव जांडक, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है,
हमको तुमसे लेना देना है, हम तुमसे बात कर रहे हैं, ऐसा आपको थर्ड पार्टी ने बोला। सुनो, वो बोल रही है आपको, उसने आपको बोला देखो साहब हम आपको जानते हैं, अगर कुछ लफड़ा हुआ तो हम आपसे पैसे लेंगे, आपके प्रिंसिपल से हमारे को कुछ लेना देना नहीं है, बराबर। इसका मतलब उसने क्या बोला कि प्रिंसिपल लायबल रहेगा, सॉरी एजेंट लायबल रहेगा, प्रिंसिपल लायबल नहीं रहेगा। तो इन दैट केस वो मेरे पे नहीं आ सकते। समझ गए? नहीं समझे तो बेवकूफ हो आप। लायबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। प्रिटेंडेड एजेंट, प्रिटेंडेड मतलब प्रिटेंड करना, अनफेयरली रिप्रेजेंट करवाना। A person untruly representing himself to be authorized agent of another and thereby inducing third party to deal with him as an agent is liable if his alleged employer does not ratify his act to make compensation to the other in respect of any loss or damages which he has incurred by so dealing. Section 235. अब मैं हूं प्रणव चांडक, आप इस केस में मेरे एजेंट नहीं हो, ठीक है। आप ये केस में मेरे एजेंट नहीं हो, आप हो यहां पे आप, पर आप एजेंट नहीं हो, बट आप कहानी में रह सकते हैं, क्योंकि बेटा जब जब प्रणव चांडक की बात आएंगी उसके बच्चों की बात आएंगी। क्या बात है सर, क्या बोले हो, जोरदार, वाह 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 वाह। ठीक है सर, चलो बच्चे तो रहेंगे यार, आपके बिना मैं बहुत अधूरा हूं, ठीक है। सर क्या डायलॉग मारते हो, सोचो आपको ऐसे डायलॉग मारता तो उधर कैसे मारता हूँगा। मजाक था, ठीक है। हाँ तो सर जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक अपनी बात नहीं रहेंगी, पर अभी अपन मेरे पे फोकस नहीं कर रहे, अपन आप पे फोकस कर रहे हैं। आप ये केस में मेरे एजेंट नहीं हो, ठीक है। आपकी एक दोस्त आई, आपके पास एक आपकी दोस्त आई, लड़की थी, उसने आपको बोला यार सुनना मेरे को प्रणव सर के लेक्चर्स लेने हैं, बोला लेक्चर में वो फोन करता हो बस। आपकी दोस्त ही आपके पास बोले यार सुनना यार मेरे को प्रणव सर के लॉ के लेक्चर्स लेने हैं, तो कुछ डिस्काउंट दिला सकता क्या? आपने बोला अरे मेरे पास मैं उनका सब कुछ संभालता हूं। आपने ऐसा उसको प्रिटेंड करवाया, मतलब आप हो गए अब मेरे प्रिटेंडेड एजेंट। आपने अनट्रूली झूठ बोल के ये बता दिया कि आप मेरे भी आप पे काम करते हो, ठीक है। हाँ आप हो गए, और आपने उसको बोला कि अरे तू टेंशन मत ले यार मैं तेरे को 25% डिस्काउंट एडिशनल करवा दूंगा। आपने ऐसा बोल दिया उसको, ठीक है। आप मेरे पास आए, सर 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 सुनो ना ऐसा लफड़ा हो गया, मेरी एक दोस्त थी उसको आपका पेन ड्राइव लेना है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है बेटा। तो बोले सर पर मैंने उसको बोल दिया कि 25% डिस्काउंट। मैंने बोला किस खुशी में? सर बोले मेरे को बहुत अच्छी लगती हो सर, कुछ तो करो। मैंने बोला मैं नहीं करता, हाँ मैं तेरी एक्ट को रेटिफाई नहीं करता, मैं तेरी एक्ट को रेटिफाई नहीं करता। मैंने आपको टरका दिया। अब 10,000 की फीस थी, 2,500 रुपए आप इसको दोगे। अगर इसने मेरे को 7,500 रुपए दिया तो 2,500 आप मेरे को दोगे, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि आप मेरे एजेंट नहीं हो, आप मेरे एजेंट नहीं हो, आपने खुद ने प्रिटेंड किया है, और आपके प्रिटेंड करने की वजह से जो भी लॉस होता है, चाहे मेरे को हुआ तो आप मेरे को दोगे, थर्ड पार्टी को हुआ तो आप थर्ड पार्टी को दोगे। पढ़ते हैं अब देखो, A person untruly representing himself to be authorized agent of another, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो मेरा एजेंट होने का, and thereby inducing third party, आपने वो बेचारी भोली लड़की को फंसा दिया, इंड्यूस कर दिया, तो आप लायबल हो if the alleged employer does not ratify his act। अब if the alleged employer मतलब वो जिसको आपने बोले भाई कि आप एजेंट हो, मतलब ये केस में मैं, अगर मैंने आपके एक्ट को रेटिफाई नहीं किया तो आप लायबल हो कई के लिए, टू मेक कंपेंसेशन टू द अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस और डैमेजेस विच ही हैज इनकर्ड बाय सो डीलिंग। उसको जो भी लॉस हुआ उसके लिए आप उसको भरपाई करके दोगे, अगर एम्प्लॉयर ने रेटिफाई नहीं किया तो। बट अगर ऐसा कोई केस रहा तो मेरे को बताना, मैं 25 नहीं 50% डिस्काउंट दूंगा।
अगर आपका कुछ भला होता है मेरे वजह से तो भाई मेरा काम बनता है, छोटे भाई हो भाई तुम मेरे। हाँ ठीक है, ओके सर ठीक है। मजाक नहीं कर रहा था, पर सही में पक्का फोन करना है सर, बोलना मेरी वाली है पर 100% तुम्हारी वाली होना, शादी वाली, टाइम पास वाली नको। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। A person with whom contract has been entered into in the character of the agent is not entitled to require the performance of it if he was really acting not as agent but on his own account। अगर आप अपने खुद के अकाउंट पे कर रहे होंगे नॉट एज एजेंट तो आप परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। वेर एन एजेंट हैज विदाउट अथॉरिटी को कर लो ब्रैकेट, where an agent has done acts or incurred obligation to third party on behalf of his principal is bound by such act or obligation if he has by his words or conduct induced such third party to believe that such act or obligations were within the scope of agent's authority। इसका मतलब क्या है सर, एक एग्जांपल एक और लेते हैं। आपकी दोस्त इस बार आ गई अपने ऑफिस के अंदर, आप ऑफिस में बैठे थे, मैं आपके बाजू में बैठा, मैं ऐसा बैठा, आप बाजू में यहाँ पे बैठे हो मेरे, और आपकी एक दोस्त आ गई इंक्वायरी के लिए, उसने आपको देखा, अरे तू, बोले आप, बोले हाँ, फिर मैं तो आपने, मैंने बोला ठीक है भाई तू संभाल, तू जानता है इसको, तू संभाल, मैं निकलता हूं, ठीक है। अब आपने वो अच्छी लंबी छोड़ी, 15 20 25 मिनट, आधी घंटा बात हो गई, फिर आधे घंटे बाद मैं आया ऑफिस में वापस से, तो आप बोले सर इनको एक पेन ड्राइव चाहिए, बोले DT IDT का लोगा, ठीक है। बोले सर 25% डिस्काउंट की बात कर लिया मैंने इनसे, मैंने आपको देखा ऐसे, हाँ, आप बोले हाँ प्लीज, मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला हाँ। इसका मतलब क्या है, मैंने वो जो थर्ड पार्टी है उसको ये रिप्रेजेंट करवाया कि आपके पास अथॉरिटी थी डिस्काउंट देने की, बराबर बराबर ना। अगर ऐसा करवाया तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल, समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल समझ में आया। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अरे यार ये सब एग्जांपल दिए हुए आप देख लेना, इसको कुछ इतनी खास बात है नहीं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय एजेंट, अरे यार ये ऐसा मत करना प्लीज मेरे साथ, आप ऐसे लफड़ा मत करना। अगर आपने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, आपने कोई फ्रॉड किया है, तो फिर क्या होगा? तो बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन मेड और फ्रॉड कमिटेड बाय एजेंट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस फॉर देयर प्रिंसिपल हैव द सेम इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट मेड बाय सच एजेंट एज इफ सेम सम्मत है, वो सच है, यहां पे सच है। एज इफ सच रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड हैज बीन मेड और कमिटेड बाय द प्रिंसिपल बट misrepresentation made or fraud committed by agent in matters which do not fall within their authority does not bind their principal। क्या बोल रहा हूं सर, क्या बोल रहे हैं सर, नहीं समझ में आया? अरे मैं आएगा ना, जब मैं हूं तो समझ में क्यों नहीं आएगा बे? बोले सर ठीक है। अगर मेरे एजेंट या मेरे एजेंट ने, आपने कोई फ्रॉड किया, आपने कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जब आप एजेंसी का बिजनेस कैरी आउट कर रहे थे, वो कोर्स में अगर आपने कोई फ्रॉड किया तो क्या माना जाएगा? आप कौन हो? आप मेरा चेहरा हो, यह माना जाएगा कि मैंने फ्रॉड किया, बराबर आओ। बट अगर आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है वो चीज करने की जिसके रिगार्डिंग आपने फ्रॉड किया है, तो फिर मैं लायबल रहूंगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज करने की अथॉरिटी मैंने आपको दी नहीं थी, तुमने किया कैसे? समझ में आया? जैसे आपने कमिट कर दिया 50% डिस्काउंट देने का उसको, और आपके पास डिस्काउंट देने की अथॉरिटी थी, तो
और बाद में डिस्काउंट नहीं दिया तो वो फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है, वॉट एवर यू से इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। बट अगर आपके पास डिस्काउंट देने की अथॉरिटी थी ही नहीं और आपने आगे बता दिया, तो क्या वो केस में मैं लायबल रहूंगा? नहीं, मैं लायबल नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बोल दूंगा ना, भैया तुम क्या उसकी बात मान रहे, उसके पास तो अथॉरिटी नहीं है डिस्काउंट देने की। समझ रहे हो? हाँ। अगर अथॉरिटी है कुछ काम करने की, एनी एक्ट परफॉर्म करने की आपके पास अथॉरिटी है और आपने वो एक्ट फ्रॉड्यूलेंटली परफॉर्म किया है, तो फिर वो एक्ट के लिए मैं लायबल रहूंगा, क्योंकि आप मेरे एजेंट हो और एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल रहना। बट अगर वो कोई एक्ट आपने किया जिसमें आपने फ्रॉड किया है और वो एक्ट आपके अथॉरिटी के बाहर है, लोग आएंगे मेरे को बोलेंगे वो तुम्हारा एजेंट है ना, पैसे दो। मैंने बोला रोक 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 रोक, उसके पास अथॉरिटी नहीं है वो एक्ट करने की, फिर भी तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए वो एक्ट के लिए, उसको मारो, मेरे को नहीं। ठीक है, लिखा है एग्जाम्पल 2, गप गप पढ़ लेने का। ठीक है, या अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होता है 9 अगस्त को आपका पेपर रहेगा, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ के आना है, नहीं पढ़ के आए तो भूत मारूंगा। ठीक है सर, पेपर कैसे होगा? वैसे ही जैसे होता है, पेपर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, प्रणव जांडक एकेडमी। पेपर डाउनलोड कर लेना, पेपर सॉल्व करना, उसके आंसर शीट आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट डे, वो आंसर वेरीफाई करना, अपन उसका डिस्कशन डाल देंगे यूट्यूब पे। उसके पहले क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। जिन नलायकों ने टेलीग्राम चैनल प्रणव जांडक एकेडमी का ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और सही में आपकी अगर कोई ऐसी खास वाली होंगी ना तो मेरे को बताना, मैं डिस्काउंट दिलाऊंगा। खास वाली है ना, ऐसी नहीं पूरे गांव की लेके आ गए सर ये भी खास है वो भी खास है वो भी खास है, बुक्का मारूंगा फिर 4-5 खास रही तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।